वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम चौधरी और मैं आपके लाई हूँ एनवायरनमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कीपिंग द माइंड द ऑल द कॉम्पिटेटिव सबमिशन। अगर देखा जाए तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझना है चीज़ को। जैसे पहले है रटना नहीं है, समझना है। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, गोलाकार है, चपटी मानते हैं इसको, लेकिन जब हम स्टडी करेंगे ना इसे गोलाकार भी मानेंगे। क्या मानेंगे? गोलाकार। ठीक है। आपको ये नाम सुना होगा वायुमंडल। वायुमंडल कुछ नहीं है, बस एक गैसों का एक आवरण है, एक ब्लैंकेट, एक चादर के समान है। ये चारों पृथ्वी के चारों इधर उधर सब हर जगह चारों तरफ, इधर भी उधर सब गैसें होती हैं। क्या होती है? गैसें। ये गैसें 5 परतों बटी होती है। कितनी होती है? 5 परतों में। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो 5 परतें होती हैं। ये पहली परत है, ताकि आपको याद रहे। क्या है ये? पहली परत। इस पहली परत को हम बोलते हैं क्या? क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं इसको? क्षोभ मंडल। ठीक है ना? बात दिमाग में आ रही है? बस ध्यान सुनना है, आपको दिक्कत नहीं है। बस मैंने कहा 5 परतें हैं, अभी तो एक परत की बात हुई है। जो दूसरी परतें हैं ना, ये दूसरी परतें, इसको नंबर 2 डाल दीजिए ताकि आपको याद रहे। इसे बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल। क्या बोलते हैं इसको? समताप मंडल। बस अब 2 हो चुकी है, 3 हो गई। जो तीसरी परत है ना आपकी, इसको ऐसे समझिए। जो तीसरी परत है, ध्यान रहे, तीसरी परत है ये, इसे बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। और जो चौथी है ये रहा, बस ये है वायुमंडल, और कोई अलग से बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। ये चौथी परत है, इसे बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं? बाह्य मंडल। थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है ये, इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और 5वां है बहिर्मंडल। क्या बोलते हैं इसको? बहिर्मंडल। ये 5वीं परत है। परत इसलिए है क्योंकि इसकी अलग अलग एक्टिविटी है। ये है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये हमारा वायुमंडल है। अब आप कहेंगे कि जो वायुमंडल है इसको थामता कौन है? तो ये जो बीच में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, मैं समझा रही थी, ऐसा नहीं है। देखो, ये इसको ऐसे थामे रखता है, अपनी तरफ खींच के थामे रखता है, वरना तो फिर गैस तो पता ही ना बाहर चल जाती है, फैल जाती है, ऊपर चल जाती है। ठीक है ना? तो ये इसको कौन थामे रखता है? ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र, जो गुरुत्वाकर्षण बल इसको थामे रखता है, इस पूरा मंडल को। ये मंडल है। क्या है ये? वायुमंडल है। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की बात कर लेते हैं। क्षोभ मंडल होता क्या है? देखिए, मैंने कहा कि सबसे पृथ्वी है ना, ये खड़े हैं, ये पृथ्वी है, इससे ठीक ऊपर, यानी कि इस धरती के नजदीक, पृथ्वी के नजदीक ये पहले नंबर की परत है ना, वो है क्षोभ मंडल। क्या है वो? क्षोभ मंडल है। अच्छा, जब हम खड़े हैं, जो हमारे क्षोभ मंडल है, तो हम इस पे क्या देखते हैं? बारिश भी आती है, तूफान भी आता है, आंधी भी आती है, ओले पड़ते हैं, तुषार भी है, कोहरा भी आता है, सभी है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं जो हम देखते हैं, कोहरा है वगैरह, ये सब
देखते हैं तो ये क्या हमारी पृथ्वी पर आते हैं ना, तो ये शोभ मंडल में होता है। किसमें होता है? शोभ मंडल। नंबर 1 पॉइंट टू लर्न, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, शोभ मंडल मैंने कहा कि जितने मौसमी घटनाएं होती हैं, क्या होती है? जितनी हमारी मौसमी घटनाएं, इससे नोट कर लो, मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे आंधी है, तूफान है ना, बिजली का कड़कना, ये सब तो शोभ मंडल में होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट भी है। होता कितना है ये 8 से 18 किलोमीटर के बीच में होती है इसकी दूरी। औसत 13 मानते हैं, कहीं कहीं 13 किलोमीटर मानते हैं, लेकिन औसत जो है 13 मानते हैं, 8 से 18 किलोमीटर मानते हैं। 8 से 18 क्यों है? देखिए, ये धरती के बीचों बीच एक रेखा है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, जो धरती के बीचों बीच धरती को आधा आधा बांट रही है ना, ऊपर का नॉर्थ, नीचे का साउथ, ऊपर का उत्तर है, नीचे का दक्षिण है, तो ये आधा आधा बांट रही है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इस विषुवत रेखा पर ज्यादा होते हैं देखो, और फिर ऊपर ध्रुव होते हैं, तो ऊपर ध्रुव जाते हैं, ये कम हो जाता है। जो ध्रुवों पर तो है ये 8 किलोमीटर होता है, कितना होता है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पे क्या होता है, जो कि बड़ी है ना इसकी लंबाई, तो विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर कितनी होती है? शोभ मंडल की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो ध्रुव पर तो होती है 8 किलोमीटर और यहाँ होती है 18 किलोमीटर, क्योंकि शोभ मंडल चारों है कि नहीं है, पर ऊंचाई तो अकॉर्डिंग टू इसके हो गया कम। तो दोबारा लीजिए, यहाँ पर ध्रुव पर तो कितना है? 8 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितने? 18 किलोमीटर शोभ मंडल। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात देखिए, ये तो कौन सी बात है कि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जो हमारा ऑक्सीजन का जहां तक है ऊंचाई है, जहां तक ऑक्सीजन का स्तर है, कुल 120 किलोमीटर तक है। कितना है? 120 किलोमीटर तक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे नीचे है, वो 90 किलोमीटर तक है। कितना है? 90 किलोमीटर तक। तो ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है ना, कि जो हमारा एक बात नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमने कहा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमने कहा गैस कार्बन है, तो 2 गैस तो होगी आपकी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन अब और देखिए, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, ये जो सब ग्रोथ है, इनकी वृद्धि होती है ना, उनकी, इनको बढ़ने के लिए जो ग्रोथ चाहिए है, इसके लिए ये आप लर्न कर लीजिए कि नाइट्रोजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट गैस नाइट्रोजन होती है, काफी आवश्यक होती है इनके लिए। जब पेड़ पौधे हैं जिनकी ग्रोथ होती है, तो इनको अपनी ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो 3 कैसे होगी? नंबर 1 होगी है ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर 2 होती है, हम बात करें वायुमंडल की, वायुमंडल की गैस होगी, क्योंकि हम भी शोभ मंडल के अंतर्गत बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन भी है पूरे वायुमंडल में, एंड उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन, 3 गैस ये भी है, ठीक है। और भी गैसें हैं, जैसे आपकी हीलियम है, बहुत ही हल्की गैस होती है, आर्गन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन शायद सबसे ऊपर होती है, ऊपरी परत में होती है, क्योंकि हल्की गैस होती है। अब सीधी सी बात है, क्योंकि जब भारी गैस है तो वो नीचे होती है। नंबर 1 पॉइंट, जो नीचे स्तर है, निचला स्तर जो है इसका वायुमंडल का, वहां मिलती है भारी गैसें। क्या मिलती है? भारी गैसें। लेकिन जो हल्की गैसें होती है, जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, ये सब मिलती है ऊपर, हल्की गैसें। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बता रही है आपको। तो अच्छा, एक बात और भी है, ये आपको वायुमंडल होगा, हमने कहा गैसों का होता है इसमें, और वो गैसों का अनुपात कितना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये हमारा, इसको समझिए आपका, मान लो ये हमारा क्या है, ये गैसों का आवरण है। क्या है ये? गैसों का आवरण। ऐसे करिए इसको, गैसों का आवरण है, ये रखना, आपको समझना है और लिखना है। सबसे ज्यादा ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन गैस। कितनी होती है? 78%, 78% होती है, और होगी भी। क्यों? क्योंकि जितने भी वनस्पति है, पौधे हैं और वन है, उनको जरूर चाहिए ग्रोथ के लिए, तो ज्यादा चाहिए ना, ये भी एक पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा गैस जो होती है वो होती है आपकी 78%। कितनी होती है? 78%। और नाम क्या है इसका? नाइट्रोजन।
कौन सी गैस है ये? नाइट्रोजन। कई बार एग्जाम में आता है कि कितने परसेंट होती है, तो ये होती है 78। ये भी आता है कि ज्यादा गैस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है वो आपकी नाइट्रोजन। कौन सी आपकी गैस की? नाइट्रोजन। याद रहेगा ना, ध्यान रखना। दूसरा हमने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, है ना, पर इससे कम होती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमको चाहिए, तो हमको ये जो है 21% जो है ये हमारा होता है ऑक्सीजन। क्या होता है ये? ऑक्सीजन। कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। ये होता है अनुपात वायुमंडल, ये इतना आवरण होता है। अच्छा, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो हैं, छोड़ते तो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये उससे ज्यादा है, तो ये आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये होती है 0.03%, बहुत कम होती है ना, 0.03%। ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कितनी होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और एक होती है आर्गन 0.93%, ये होती है हमारी AR आर्गन। क्या होती है? आर्गन। और जो बाकी बची है अन्य सभी, ये होती है हमारी सारी, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, हीलियम है, हाइड्रोजन, हल्की जो गैसें होती हैं सभी, बाकी सब 0.04 करीब बैठता है, 0.04% कुछ बैठता है इसका, इतना बचा है आपका। ये बाकी सारी होती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा क्या होती है? नाइट्रोजन 78% होती है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं 0.03%, एंड जो ऑर्गन है 0.93%, और बाकी सब 0.04% करीब बैठता है, वो बाकी सभी है, ठीक। अच्छा, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये जो है, हम बात कर रहे हैं CO2, हम बात कर रहे हैं CO2 की। ध्यान रखिए, हमने सौरमंडल की बात की थी, और हमने कहा था सौरमंडल जो 8 से 18 किलोमीटर तक है। इस सौरमंडल में आपको ये याद रखना है कि अगर हम ऊंचाई पे जा रहे हैं ना, ऊंचाई बढ़ रही है, तो जो हमारा ताप है, वो टेम्परेचर है वो घट रहा है। क्या है वो? अगर हाइट बढ़ रही है ना, अगर हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है, ताप घटता है। इसीलिए ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाते जाते ऊपर जो है जाते रहते हैं ऊंचाई पे, तो जो है ठंडापन महसूस होता है, मतलब गर्मी का कम अनुभव होता है, और क्या है, टेम्परेचर डाउन होता है ना। और होते 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 जैसे बहुत से बर्फ पड़ता है ऊपर पर्वतों के ऊपर, तो ये तो कारण है, टेम्परेचर डाउन होते 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 कंडीशन बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच जाती है। तो यही कारण है, अगर हाइट हम बढ़ रहे हैं ऊपर, सौरमंडल की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ सौरमंडल की बात कर रही हूँ, समताप की नहीं कर रही हूँ। 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई में अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है ना। और ये जो रूल है इसे बोलते हैं, अगर ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, अगर ऊंचाई कम हो रही है तो तापमान बढ़ रहा है, और अगर ऊंचाई घट रही है तापमान बढ़ रहा है, ठीक है ना। ऊंचाई बढ़ रही है तो तापमान घट रहा है, और ऊंचाई कम हो रही है तापमान बढ़ रहा है। तो ये जो होता है इसे बोलते हैं रुद्धोष्म ताप प्रक्रम। क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म ताप प्रक्रम या परिवर्तन। कई बार आता है कि रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, वही तो यही होता है बस। तो रुद्धोष्म ताप क्या होता है? दोबारा लीजिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, ये क्या है? रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। क्या है ये? रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। तो सौरमंडल में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? सौरमंडल में रुद्धोष्म ताप प्रक्रम फॉलो हो रहा है, वो लग रहा है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है आपका। अच्छा, अब सौरमंडल की बात कर रहे हैं, तो सौरमंडल से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट को चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा क्या, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, तो ये मुझे क्या है? ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये टॉपिक सुनेंगे आपने सब, ग्लोबल वार्मिंग। और इसके साथ आपने सुना होगा क्लाइमेट चेंज, जिसे हिंदी में बोलते हैं जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ये सुना होगा आपने। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में हर साल में आता ही है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज के टाइम का।
ग्रीन हाउस गैस ये क्या है, पहले इसको समझिए, है ना। ग्रीन हाउस गैस क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बता रही हूँ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस की हम बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस की। हाउस तो घर होता है, जानते हैं आप होता है ना। आप ये समझिए, आप गर्मियों के दिनों में याद कीजिए, जब गर्मी होती है, मान लो आप किसी गाड़ी में बैठे ना, और आपने शीशा बंद कर दिया है, तो वहां पे आपने शीशा बंद कर दिया और अंदर बैठे, तो आपको बाहर की अपेक्षा गाड़ी में ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों? ये तो कारण है, जो कांच का शीशा वगैरह होता है उसमें से क्या होता है समझिए, जो सूर्य विकिरण का जो ये होती है, सूर्य की विकिरण होती है, लघु तरंगे होते हैं, वो अंदर तो आ जाती हैं, जो सूर्य की गर्मी मानो मोटी भाषा में जो उसकी विकिरण होती है अंदर तो आ जाती है ना, कांच में से, लेकिन बाहर नहीं जा पाती। जो बाहर परावर्तित विकिरण होती है वो बाहर नहीं जाती है, और इसी कारण वो गर्मी उसमें ज्यादा महसूस होती है, ठीक है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैस इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। बहुत से ठंडे इलाकों में आप देखेंगे कांच के मकान बनाते हैं, जिसमें ज्यादा कांच लगा होता है, तो वहां भी यही है, जो कि कांच में से क्या है ना, रुद्धोष्ण ताप परिवर्तन का जो है वो है ना, तो वहां पे क्या होता है कि जो सौर्य विकिरण की होती है, ठीक है ना, जो कांच का होता है घर, उसमें सौर्य विकिरण की मात्रा वो अंदर तो जो है आ जाती है, लघु तरंग विकिरण, लेकिन परावर्तित जो बाहर है, दीर्घ विकिरण बोलते हैं, वो बाहर नहीं जा पाती, और हमें ज्यादा गर्मी का अंदर क्या है, उष्मा का ज्यादा है संचयन होता है, और हमें ज्यादा बाहर की अपेक्षा गर्माहट महसूस होती है, ये उदाहरण है। अच्छा, हम बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो ठीक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 90 किलोमीटर तक का है वैसे स्तर वायुमंडल में, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका काम यही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो सपोज करो कि ये जो है आपका, ये जो लेयर है, ये परत है, मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड की है, इतना मान लिया आप, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये मान लीजिए। तो वही कारण है, जब सूर्य से क्या आएगी, सौर्य विकिरण आएंगी, वो अंदर तक पहुंच जाएगी, लघु जो है विकिरण है, सौर्य विकिरण, लेकिन जब परावर्तित होंगी तो वो बाहर नहीं जा पाती, नोट, ठीक है ना। इसलिए हमको क्या है, ये क्या काम है, ये अंदर जो है, ये पृथ्वी की ओर जो है, ये क्या है, गर्मी को तापन को, है ना, गर्मी को या ताप को बढ़ाता रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, ये काम है इसका। अब ये गर्मी जो है ताप जो बढ़ाता रहेगा, तो क्या होगा, धरती पर क्या होगा, ताप बढ़ता ही चला जाएगा, ताप बढ़ता ही चला जाएगा, और जब धरती का ताप इतना बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा, तो जो ठंडे प्रदेश है ना, स्पेशली ध्रुवीय प्रदेश है, जैसे अंटार्कटिका वगैरह है, अंटार्कटिका तो है ना, तो वहां पर जो है ताप इतना बढ़ेगा कि वहां पे जो बर्फ की जो ग्लेशियर है ना, बर्फ के शिलान्यास है, बर्फ जो है वो पिघलते रहेंगे, और पिघलेंगे तो क्या होगा, जो समुद्र है, समुद्र में क्या होगा, ताप का जब पानी ज्यादा आएगा तो ताप का स्तर बढ़ेगा। अब ताप का स्तर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, जो तटीय प्रदेश है, उनके जो आसपास के हैं, समुद्र के तटीय प्रदेश है, उनमें बाढ़ आने की आशंका, और बाढ़ आती है, और बाढ़ आ रही है, तो वही कारण है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी है, तो धरती पे तापमान नहीं बढ़ेगा, धरती ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होगी तो क्या होगा, हमारे लिए रहना मुश्किल होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए खास है, इसलिए वैल्यूबल है, लेकिन ये हमारे नुकसानदायक भी है। क्यों, जब ज्यादा ताप बढ़ेगा तो रहना मुश्किल होगा कि नहीं होगा, एक तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, जीवन संभव ही नहीं होगा। दूसरी बात, अगर होगा भी तो क्या है, जो आपके ठंडे प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेश है, आसपास के हैं, तो वहां पे जो उनका बर्फ पिघलेंगे, और उससे समुद्र में पानी का स्तर बढ़ेगा और बाढ़ आएगी, तो नुकसान भी है, फायदा भी है, ठीक है ना। तो हमने कहा ये ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है ना। और जो धरती का तापमान बढ़ता है उसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, धरती का तापमान बढ़ना क्या कहते हैं, होता है। और देखिए जब अनियंत्रित बाढ़ आएगी तो इससे जलवायु पर क्या है, फर्क पड़ेगा, जलवायु बदलेगी, हमारी फर्क पड़ेगा ना, नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि जलवायु परिवर्तन जो है, जो जलवायु क्या है, जलवायु क्या है
जलवायु एक जो मौसम है, ऋतुएं हैं, उनके एक लंबी अवधि का एक टाइम है, लंबी अवधि का जो होता है, जो बदलाव आते हैं। जैसे भारत में कभी गर्मी आती है, 6 महीने में सर्दी आती है, बसंत आता है, ये सब तो ये अब से नहीं, ये सदियों से आ रहा है, ये बहुत प्राचीन टाइम से चल रहा है। ऐसा नहीं कि साल ही सर्दी आई है, साल गर्मी आई, नहीं, बहुत प्राचीन टाइम से, क्योंकि भारत की जलवायु ऐसी है, भारत की जलवायु ऐसी है, इसलिए जलवायु छोटा मौसम तो एक है कि बारिश होगी, ठंडा मौसम हो गया, अब गर्मी पड़ेगी तो गर्म मौसम हो गया। मौसम तो बहुत ही छोटा स्पैन ऑफ टाइम होता है, छोटा टाइम होता है, काफी बहुत ही छोटे टाइम का जो बदलाव होता है, क्षणिक बोलते हैं इसको, वो तो मौसम होता है। लेकिन जो लंबी अवधि का एक मौसम होता है, परिवर्तन होता है, वो होता है जलवायु, है जो लंबे, उसमें कई कई साल लगते हैं ना, 50 साल से ज्यादा भी लगते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है, तो वो होता है जलवायु। क्या है? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। ठीक है। अच्छा, हमने कहा क्या ग्रीन हाउस गैस है, तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। क्या आपकी ये ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? बहुत सारी है। एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। एक है CFC क्लोरोफ्लोरो, मीथेन CH4, मीथेन CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुत सारी हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके बढ़ने का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ना बढ़ने दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने ना दिया जाए, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बढ़ती, देखिए हम जो क्या है जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, क्या जलाते हैं? जीवाश्म ईंधन, जिसे बोलते हैं ना फॉसिल फ्यूल। क्या बोलते हैं इसको? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। इससे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आपका, है ना, और ये सब होता है। तो पेट्रोल हो गया आपका, जो कोयला है, उस प्रकार के ईंधन है, उनको जलाने से जो उनका मतलब जो जलते हैं, तो वहां से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। नंबर 1 तो ये हो गया। इसके अलावा क्या है? हम वन को काट रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं ना, ठीक है। तो जो वनों को काट रहे हैं तो वहां भी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो वन है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, जो वन है एक तो, और क्या है? सागर है, वन है, सागर है, और मृदा है, ये धरती जो है ना, ये सब क्या है? इसे कहते हैं कार्बन के कुंड। क्या कहते हैं इसको? कार्बन के कुंड, क्योंकि ये कार्बन को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषित। क्या करते हैं? ये अवशोषित करते हैं, ठीक है ना। जब वन को ही काट रहे हैं तो फिर क्या होगा? बढ़ेगी ना मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो ये भी एक कारण है, एक कारण ये है। दूसरा हमने कहा क्या? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें क्या होता है? देखिए, ये ऐसी ग्रीन हाउस गैस है कि जो वायुमंडल में काफी स्थायी होती है, काफी स्थायी होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं? देखिए, जैसे हमारा आपका फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं इसको, फ्रीज है, AC है ना, और वो होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको, अग्निशामक, जो आग बुझा के काम में आता है ना, आग बुझाने काम में, तो वहां भी यूज होता है इसका। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब आग बुझाते हैं तो इस गैस का असर जो है वो उन पर, जो जहां डाल रहे हैं उन चीजों पर और लोगों पर नहीं होता इसका असर, अविषाक्त होता है। ये क्या होता है? अविषाक्त। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होती है? अविषाक्त। क्या होती है? अविषाक्त, यानी कि जहरीली नहीं होती, अविषाक्त होती है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? ये होती है स्थायी। क्या होती है? स्थायी होती है। और अज्वलनशील। क्या होती है? अज्वलनशील। क्या होता है? अज्वलनशील। ये तो है इसके, लेकिन ये स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी। काम क्या है इसका? काम इसका यही है, ये ऊपर जाएगी वायुमंडल में, तो वहां जो संताप मंडल में ओजोन होती है, क्या होती है? ओजोन, O3, उसके अणु को तोड़ देगी, उसके अणु को तोड़ देगी, O3 को, है ना। और जब ओजोन का क्षरण होगा, क्या होगा? ओजोन का अपक्षरण, यानी उसका नुकसान होगा, उसकी उसमें उसका क्या होगा? नुकसान होगा, वहां से ओजोन पर टूटेगा वो, है। तो क्या होती है? क्योंकि जो ओजोन होती है
ओजोन कहाँ होती है? समताप मंडल में। कहाँ होती है? समताप मंडल में। ओजोन कहाँ होती है? समताप मंडल में। और काम क्या होता है ओजोन का? ओजोन का काम ये होता है कि जो सूर्य से पराबैंगनी, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, क्या होती है? अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, जो काफी हानिकारक होती है मानव के लिए और पूरे धरातल के लिए, तो उसको अवशोषित कर लेती है। क्या? उसको अवशोषित कर लेती है। लेकिन जब ये पहुंचेगी सीएफ में, जो उसमें समताप मंडल में ओजोन के को क्षरण करेगी, ओजोन के अणु को तोड़ देगी, तो क्या होगा? फिर वो डायरेक्ट जो है, जो डायरेक्ट क्या होगी? ओजोन का स्तर वहां से घटेगा, ओजोन का सांद्रण घटेगा ना वहां से, तो फिर डायरेक्ट क्या है? पराबैंगनी किरणें क्या आएगी? नीचे आएगी। क्या आएगी? नीचे है। ठीक है ना? तो ये हमारे लिए क्या नुकसानदायक है? क्या हमारे लिए नुकसानदायक है? तो काम इसका नुकसान क्या है कि ये समताप मंडल पहुंचकर ओजोन को, ओजोन के अणु को तोड़ती है, ओजोन का क्षरण करती है, ओजोन की सांद्रण को कम करती है, घटाती है। ठीक है ना? जिससे पराबैंगनी किरणें सीधे डायरेक्ट क्या है? धरातल पर आएगी और हमारे लिए नुकसानदायक है। नुकसान क्या होता है इसका? इससे बहुत से त्वचा के रोग होते हैं, स्किन के रोग होते हैं बहुत ही। ठीक है ना? तो ये काफी त्वचा से संबंधित रोग होते हैं, वो इसी कारण होते हैं, इसलिए नुकसानदायक, इसलिए इसको भी ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है ना? अच्छा, ये सबसे नुकसान क्या है? क्योंकि ये स्थायी होता है, इसका असर बहुत लंबा होता है वायुमंडल में। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, ओजोन में एक तो समताप मंडल में एक तो ओजोन होता है? दूसरा वहां मौसम घटनाएं नहीं होती। समताप मंडल के अंदर जितनी घटनाएं मौसम की होती है, कोहरा, बादल, आंधी, कुछ नहीं होता, एकदम मौसम साफ होता है। इसलिए एरोप्लेन, हवाई जहाज चलाने के लिए समताप मंडल इज द बेस्ट होता है। और इससे इतने ऊंचाई पे हम जो प्लेन है, हवाई जहाज उड़ाते हैं उतनी ऊंचाई पे, उसका कारण यही होता है, मौसम साफ होता है। ठीक है ना? चलिए, और मीथेन की बात हम कर लेते हैं। मीथेन, देखिए मीथेन के बहुत सारे कारण होते हैं मीथेन के। एक तो यही है, जो धान के खेत होते हैं, जलमग्न, जल से सराबोर, जल से भरे हुए जो धान के खेत होते हैं, चावल के खेत होते हैं, उनकी जुताई करने से मीथेन गैस का होता है। क्या होता है? मीथेन गैस निकलती है। चावल की, है ना, चावल के खेत की जुताई से, चावल की खेत की जुताई से क्या होता है? मीथेन CH4 का उत्सर्जन होता है। ये भी ग्रीन हाउस गैस होती है। ठीक है, ये भी ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, कई बार एग्जाम में आता है कि पशुओं की, कई बार पीसी एग्जाम में आया है कि पशुओं की जुगाली जो होती है ना, पशु जुगाली करते रहते हैं, मुंह से करते हैं, पशुओं की जुगाली से कौन सी गैस? तो मीथेन ही होते। कई बार एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि जो पशुओं की जुगाली है ना, पशुओं की जुगाली, पशुओं की जुगाली से कौन सी गैस होती है उत्सर्जित? मीथेन होती है। कौन सी होती है? मीथेन। ठीक है, तो पता लगा ग्रीन हाउस गैस होती है, ये ग्रीन हाउस गैस होती है ना? ग्रीन हाउस गैस होती है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, धरती के तापमान को बढ़ाने के लिए और क्लाइमेट चेंज, है ना, उसके लिए ये जिम्मेदार होती है। ठीक है ना? तीसरा है हमारा क्या? मध्यमंडल। क्या है? मध्यमंडल। आपने कई बार सुना भी होगा, क्वेश्चन आया था कि वो कौन सी परत है जिसमें आने पर अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं, जल जाते हैं, तो वो यही परत है। कौन से? वो वायुमंडल। ठीक है ना? अंतरिक्ष से आने वाले, अंतरिक्ष से आने वाले, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या है? ये जल जाते हैं। क्या है ये? जल जाते हैं, जल जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी परत है वो जिसमें अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं, तो कौन सी है वो? वायुमंडल है। कौन सी? सॉरी, मध्यमंडल है। कौन से? वो मध्यमंडल है। चौथा है वायुमंडल, चौथी परत। ये क्या होता है? जितना भी तरंगे हैं, जो रेडियो तरंगे हैं, जिनको जैसे एरोस्पेस स्टेशन में हम लोग भेजते हैं, तो जितनी भी रेडियो तरंगे हैं उनको भेजते हैं। वायुमंडल इसका एक हिस्सा होता है, इसका वायुमंडल का, तो उसमें जो है वो रेडियो तरंगे होती है, उनको भेजते हैं, तो वापस परावर्तित करके वो नीचे धरातल पर, धरती पर लौटा देती है। ठीक है, और इसके कारण ही जितने भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड है ना, जैसे हमारी जितने भी टेक्नोलॉजी फील्ड है, तरंगे हमारे रेडियो तरंगे,
और जितने भी टीवी हैं और ये नेट सारा इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। तो खास नहीं तो काफी इंपॉर्टेंट वायुमंडल, तो बहुत ही खास है। एक है बहिर्मंडल, ये सबसे बाहर है, सबसे बाहर का, इसी कोई सीमा नहीं है, ज्ञात नहीं है। इसमें क्या है, जितनी भी हल्की गैसें हैं ना, जैसे आपकी हीलियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है H और हाइड्रोजन H2 है, तो ये सब गैसें यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती है, बहिर्मंडल से ऊपर अंतरिक्ष में तैरती रहती है। तो ये क्या आपका बहिर्मंडल है, क्या है आपका ये बहिर्मंडल है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए ये सब जो है जिम्मेदार है, ठीक है ना। ये आपको इतना हो गया, आगे चलते हैं। ये उतार कर लिया आपने, आगे चलते हैं। अच्छा, जलवायु की बात कर रहे हैं तो हम अपने भारत की बात करेंगे, अपने इंडिया की बात करेंगे। आपने ये सुना होगा, देखिए ये विषुवत रेखा है, क्या है ये विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं इसको, जब हमारी धरती को बिल्कुल आधा आधा बीच में से काट के उसको आधा आधा बांट देती है। लेकिन 0 डिग्री से यहाँ पे इतना माप लीजिए, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे। इसके जो बीच का हिस्सा होता है, ये जो ऊपर की रेखा है ना, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं ये, कर्क रेखा। नीचे है उसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। तो यहां पर आपने ये सुना होगा कि भारत, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए भारत की स्थिति यही तो होगी ना, ठीक है ना। तो आप ये देखिए क्या कि यहां से जो हमारा इंडिया है, ये जो भारत है इसके बीचों बीच से गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है ना। अच्छा, 23.5 से ऊपर 66.5 डिग्री तक जो लाइन है ये, और इतने नीचे है 23.5 से 66 डिग्री नीचे है, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, जहां पे ठंड होती है, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध। तो यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। और जो बीच का है 23.5 और 23.5 के जो बीच में है ना, ये विषुवत रेखा से 23.5 तक ऊपर और 23.5 तक नीचे, ये बीच का है, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। इतना समझिए पहले आप। तो भारत की स्थिति है यहां तक है कि नहीं है, जम्मू कश्मीर है ऊपर, ठीक है ना। यहां से यहाँ पे जो भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर ऐसे लिखे पड़े ना, तो यही से ना, मतलब 8.4 से ऊपर 37.6 तक, 8.4 से 37.6 तक ये भारत की पोजीशन है, भारत की स्थिति है। और इधर से नाप करेंगे तो 68.7 से 97.25 तक, 97.25 तक ये है। मैं यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ जो भारत की स्थिति है, ठीक है ना। ये भारत है, सही से बना दीजिए, ठीक है ना। ये तो यहां से लेते हैं हम, यहाँ पे अंडमान निकोबार है ना पे, तो यहाँ 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश तक, और इधर 68 डिग्री 7 अंश से, ठीक है ना।
यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 अंश तक ये भारत की स्थिति है। 8 4 से 37 वहां पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ठीक है ना। ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है। तो भारत कहाँ पड़ रहा है? देखिए इधर का हिस्सा क्या है? पूर्व, इधर का है पश्चिम, नीचे का है उत्तर, ऊपर दक्षिण है। तो भारत कहाँ है? एक तो उत्तर पड़ रहा है और एक पड़ रहा है पूर्व में, पड़ रहा है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर पूर्व में है कि नहीं है? कई बार आता है क्वेश्चन कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में। और अक्षांश कितना है? ये कितना है? ये यहां से कितना है? 8 4 से 37 है और 68 60 25, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है ना, कि इसको होता है देशांतरीय अंतर। क्या बोलते हैं इसको? देशांतरीय अंतर। देशांतरीय अंतर दोनों का अक्षांश को देशांतरीय करना लगभग कितना है? 30 डिग्री। कितना है? लगभग 30 डिग्री। कुछ आता है लगभग, घटाइए आप, देखिए घटाइए आप। 37 डिग्री 6 अंश माइनस के 8 डिग्री 4 अंश है, तो लगभग कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। घटाइए आप, लगभग कितना आएगा? 30 डिग्री। और ऐसे यहाँ पे घटाइए 57 25, 57 डिग्री 25 अंश में से घटाइए आप कितना? 68 डिग्री 7 अंश। घटाइए आप 68 डिग्री 7 अंश, तो भी कितना आएगा? लगभग कितना आएगा? 30 डिग्री। इसलिए क्वेश्चन आता है कि भारत का लगभग अक्षांशीय और देशांतरीय साथ लगभग कितना है? तो लगभग कितना है? 30 डिग्री है। अक्षांश तो आपका ये हो गया, ये घटाएंगे आप, ठीक है ना। यहां से 8 4 से 37 और 68 7 57 25, ठीक है ना। ये देशांतरीय, ये अक्षांशीय है। कितना है? लगभग 30 डिग्री। चलिए अब हमने कहा क्या कि भारत की जलवायु परिवर्तन, भारत का जलवायु कैसा होता है? मैंने कहा जलवायु वही है। क्या है जलवायु? जलवायु वही है कि काफी लंबे समय से, ठीक है ना, जो मौसम है, भारत की बात कर लीजिए कहीं होगी, जो लंबे समय से, एक लंबे समय की अवधि में जो मौसम की अवस्था है, ठीक है ना, वो क्या है? जलवायु है। क्या है वो? जलवायु। और मानसून है। भारत में उष्ण मानसूनी, भारतीय जो भारतीय जलवायु है कैसी है? उष्ण मानसूनी। कैसी है? उष्ण मानसूनी है। मानसून तो मैं समझाएंगे आपको। और उष्ण क्या है? मैंने कहा ना, ये उष्ण कटिबंध है, इससे उष्ण ये है। तो मानसून है। मानसून भी पूर्व जलवायु होती है। मानसून जून में आते हैं हमारे भारत में, तो इसलिए उष्ण मानसूनी जलवायु है। वो तो क्या बात सुनाएंगे आपको, फिलहाल समझिए। अब हमने कहा भारत की बात करते हैं। मैंने कहा क्या? देखिए ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, ठीक है ना। ये हमारा है, देखिए ऐसे बांटा गया है ग्लोब को, ठीक है ना। ये क्या है? विषुवत रेखा पर है 0 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे आपका देखिए ये क्या है? कर्क रेखा। थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये क्या आपकी कर्क रेखा है? क्या आपकी कर्क रेखा ऊपर, बस समझ रहे हो, ये कर्क रेखा है। क्या है ये? कर्क रेखा। ये क्या है? मकर रेखा। क्या है ये? मकर रेखा, ठीक है। ये 23.5 है ऊपर, ये 23.5 नीचे है। ऐसे ये 23.5 डिग्री ऊपर है, ऐसे नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो भारत कौन से हिस्से में पड़ता है? अब ऊपर का हिस्सा कितना है? यहाँ पे 66.5 तक शीतोष्ण। क्या है ये? 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण है। क्या है ये? शीतोष्ण। और ऊपर का है ध्रुवीय। क्या है? पर ध्रुवीय, जहाँ बर्फीला है, काफी ठंडा, टुंड्रा टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है, ऐसे है। तो हमारा भारत कहाँ पड़ेगा? ये विषुवत रेखा है ना, इससे ऊपर कर्क रेखा के नीचे पड़ता है ना। तो आप ऐसे लीजिए, ये भारत हमारा भारत है। तो आधा तो पड़ रहा है उष्ण में, नीचे उष्ण है कि नहीं है? नीचे उष्ण है ना, ये कर्क रेखा, मकर रेखा बीच में है। कर्क रेखा और मकर रेखा उष्ण है कि नहीं? उष्ण है ये। तो आधा पड़ रहा है उष्ण में
ठीक है ना, यदि बोलते हैं शीतोष्ण, क्या बोलते हैं, शीतोष्ण। ठीक है, अब हमने कहा मौसम की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसे बोलते हैं ITCZ, क्या बोलते हैं, उष्ण अंतर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या ये ITCZ, क्या है ये ITCZ, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये विषुवत रेखा पर क्या है, एक निम्न वायुदाब क्षेत्र है, निम्न वायुदाब पेटी है, निम्न वायुदाब क्षेत्र है। वो क्या होता है, देखिए आप पढ़ेंगे उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, ये क्या होता है। मान लीजिए आपका वायुमंडल है, आपका ये है, अगर वायु का दाब ऊंच पड़ेगा, ऊंच ज्यादा पड़ेगा, नीचे पड़ेगा, है ना, तो क्या होता है, आप ये समझिए, तो क्या होगा आपका ठंडा, मतलब कि जो है ठंडा होगा, क्या होगा ये ठंडा, इनके जो है आर्द्र आर्द्र है, ठंडी जो ठंडी हवाएं है। लेकिन अगर निम्न पड़ेगा, कम पड़ेगा है, तो कम पड़ेगा ना, तो अगर वायु का दाब कम पड़ेगा तो वायु तो ऊपर जाएगी ना, क्योंकि गर्मी पाकर ऊपर हवा ऊपर उठती है और फैल जाती है, तो ये निम्न वायुदाब है, यानी कि यहाँ पे गर्मी है, उष्ण है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सूरज होता है, देखो ठीक इसके बीच में, इस विषुवत रेखा पे सूरज है ना, सूरज होता है, तो सूरज जो है मार्च के महीने में ये उधर चलना शुरू करता है हमारे इंडिया की तरफ, और मई जून बिल्कुल सीधा, जून मई जून में बिल्कुल सीधा आता है, तब देखा गया जब ध्यान है बहुत गर्मी पड़ती है ना भारत के अंदर, तब कंडीशन है ये। तो यहाँ पे इधर चला, ये जो सूरज है इधर चलना शुरू कर देता है, इधर, और धीरे धीरे चल चल के यहाँ पे, यहाँ पर देखा पर ये जून महीने बिल्कुल होता है जब बहुत गर्मी पड़ती है। अच्छा, तो क्या होता है, जब यहाँ से गर्मी यानी सूरज ऊपर आएगा है, तो यहाँ पे जो खाली स्थान बचेगा इसके अंदर यहाँ पे, तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से चूंकि धरती के नीचे वाले हिस्से में, दक्षिण वाले हिस्से में जल का स्तर ज्यादा है, तो वहां से ये जो ठंडी व्यापारिक पवने हैं, आर्द्र पवने हैं, ये यहाँ से यहाँ आ जाएंगी और पार किसे करेंगी, इस विषुवत रेखा को लेकर ऐसे ऐसे पार करेंगे, कर ली। और रूल क्या है कि अगर विषुवत रेखा को पार करती हैं ये आर्द्र पवने, तो फेरल का नियम लगता है, क्या लगता है, फेरल का नियम, फेरल का नियम लगता है ना, फेरल का नियम। तो फेरल का नियम क्या कहता है, फेरल का नियम ये कहता है कि अगर ITCZ को, विषुवत रेखा को, ये आर्द्र पवने, ये जो व्यापारिक पवने आर्द्र पवने हैं, अगर ये पार करती हैं तो ये अपने ओर ऐसे मुड़ जाती है, दाईं ओर, क्या है, दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहां से ये जो है, ये पवने हैं इधर आ रही है, तो फेरल का नियम लगेगा, यहां से ये पवने ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे मुड़ गए ऐसे, और यहाँ पश्चिम तट बताइए आपको, यहाँ ये पश्चिम तट से टकरा जाएंगी, पश्चिमी घाट से टकराएंगी और यहाँ पे वर्षा हो जाएगी इस तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर। क्या है, मानसून है ना, मानसून इसे कहते हैं, मानसून की पवने आती है, मानसून ने यहाँ पे वर्षा कर दी, मानसून आता है ना यहाँ पे पश्चिम तट पर 1 जून में, 1-2 जून के बीच में आता है, तो इसलिए कहते हैं कि भारत वर्षा कैसी है, उष्ण मानसूनी है, कैसी है, उष्ण मानसूनी, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये पूर्वी घाट है, ठीक है ना, और ये पवने जो है वहां पर पहुंच नहीं पाती, ये जो पवने हैं, जो हवाएं हैं, इनसे उनका मुंह ऐसे फिरा हुआ है ना, पवन विमुख है, ठीक है ना, तो ये टकरा जाती है उससे और यहाँ पे पहुंच नहीं पाती, इसीलिए यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, इसे बोलते हैं वृष्टि छाया, क्या बोलते हैं इसको, वृष्टि छाया, ठीक है। तो यहाँ से वर्षा होती है, फिर यहाँ पे, यहाँ पहुंचती है गोवा, फिर मुंबई पहुंचती है, फिर यहाँ से कहाँ पहुंचती है ये कलकत्ता, और यहाँ से पहुंचते पहुंचते फिर इधर से थोड़ी बहुत निकल जाती है, यहाँ से ऊपर मिलता है हिमालय, उत्तर के इसमें जो हिमालय पर्वत, पता ही आपको, हिमालय पर्वत इन मानसूनों को रोक देता है, इनको रोकता है, ठीक है, अवरोध काम करता है, तो ये सारी पवनें यहीं पर जो है बारिश कर देती है, उत्तरी हिस्से में, भारत के उत्तरी हिस्से में क्या है, बारिश कर देती है, ठीक है ना। जैसे आपका उत्तराखंड है, ज्यादा
पर्वत है ना, तो ये यहाँ पे क्या है, बारिश लाने को मजबूर होता है मानसून। ठीक है, तो इसलिए यही होता है आपका ITCZ। क्या होता है आपका ये ITCZ? कुछ नहीं है, ये निम्न द्वारदाब क्षेत्र है। तो ITCZ क्या कोई बला नहीं है, ये सिर्फ क्या है, उष्णकटिबंधीय है ना, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ये, इसे बोलते हैं ITCZ। बस ये होता है ITCZ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन आई हैव कम बैक। एक और कल मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज अगर आपको पसंद आया हमारा ये चैनल तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड गुड बाय।